की भविष्य की योजना को लेकर के पूरे देश में एक उत्सुकता है कि हमारे जिले में, हमारे शहर में, हमारे प्रांत में आचार्य कुलम कब आएगा, कैसे आएगा और आचार्य कुलम का पूरा स्वरूप क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसकी मान्यता कैसी होगी। और यदि हम अपने शहर में आचार्य कुलम खोलना चाहें तो उसकी अर्हताएं क्या होंगी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और आचार्य कुलम से मानव निर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई शुरुआत कैसे होगी। योग क्रांति के बाद अब यह शिक्षा क्रांति, ज्ञान की क्रांति, विद्या के क्षेत्र में एक अभिनव क्रांति कैसे होगी, उसका पूरा स्वरूप क्या होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप जानना चाहते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के जो उत्सुकता है, जो पूरे देश से हमारे पास संदेश आ रहे हैं, जो लोगों में जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं, उन सब पहलुओं को लेकर के आज मैं संक्षेप से कुछ बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि आपने योग क्रांति, आयुर्वेद क्रांति, स्वदेशी क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक अभिनव क्रांति पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ परिवार के साथ जुड़े पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत, भारत स्वाभिमान और युवा भारत, इन संगठनों के द्वारा देखी लाखों कार्यकर्ताओं ने और करोड़ों श्रद्धालुओं ने, इस अनुष्ठान के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले वो भाई बहन जो योग शिविरों में प्रत्यक्षता लाभान्वित हुए और आस्था के माध्यम से वो आस्थावान, वो निष्ठावान, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले हमारे भाई बहनों ने उस यज्ञ में पूरा सहयोग किया। और जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो पिछले 2 दशकों में होता हुआ आपने अपनी आंखों से देखा है। तो अब इस योग क्रांति, आयुर्वेद क्रांति, स्वदेशी क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा, आर्ष ज्ञान परंपरा, ऋषियों की सनातन ज्ञान परंपरा, उसके साथ आधुनिकता का समावेश करके, माने जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी हो और जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो, माने प्रॉस्पेरिटी विद द स्पिरिचुअलिटी, जहां अभ्युदय हो, निश्रेयस भी हो, जहां वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक वैज्ञानिक समन्वय, एक पूर्ण संगम, एक दिव्य संगम हो, ऐसा प्रयास, ऐसा संकल्प आचार्य कुलम है। शिक्षा, संस्कार, अभ्युदय, निश्रेयस, माने हम भीतर से भी पूर्ण समृद्ध हों और बाहर से भी पूर्ण समृद्ध हों। यह अभियान है आचार्य कुलम का। भीतर, मानव के भीतर के महामानव को जगाना, उसको पूर्ण जागृत, पूर्ण पुरुषार्थी बनाना। और जब एक मानव जागृत हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, महर्षि दयानंद स्वयं प्रकाशित हुए और उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रकाशित किया। स्वामी विवेकानंद, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कोटि कोटि हमारे ऋषि मुनि, गौतम, कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भृगु, वशिष्ठ, आर्यभट्ट, भारद्वाज,
ऐसी एक बहुत बड़ी ऋषि श्रृंखला है हमारे सामने, ऋषियों के आदर्श है हमारे सामने, जो भीतर से जागृत हुए थे, भीतर से प्रकाशित हुए थे और वो पूर्ण समर्थ होकर के आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए निकले। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन भी किया और कलेक्टिव रियलाइजेशन भी कराया। माने खुद योग के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, अनंत के पथ पर चले और औरों को चलाया और एक दिव्य भव्य जीवन और जगत बनाया। उन्हीं ऋषियों की गौरवशाली संतानें हैं हम। और ऋषियों की संतानों को तो ऋषियों जैसा होना ही चाहिए। तो भारत को ऋषियों का देश बनाना है। भगवान रामकृष्ण, शिव, हनुमान, गौतम काल, जैमिनि, पाणिनि, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, आर्यभट्ट जैसे अपने जो महान पूर्वज हैं, ऐसे उन ऋषियों जैसा स्वयं को बना करके, स्वयं महर्षि दयानंद, श्री अरविंद के, स्वयं विवेकानंद के प्रतिरूप बन करके उनके संकल्पों को हमें साकार करना है। तो महर्षि दयानंद के, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, ऋषियों के संकल्पों का भारत, भारत को ऋषि भूमि बनाना है, देवभूमि बनाना है। इसको राक्षसों की भूमि नहीं बनने देना है, असुरों की भूमि नहीं बनने देना है। ये ऋषि भूमि है, ये देवभूमि है, ये भगवान की भूमि है। उसके लिए सबसे बड़ा दर्शन है शिक्षा का, जो व्यक्ति को रूपांतरित करता है। मैं हमेशा कहता हूं 4 चीजें हैं जो व्यक्ति को बनाती है। एक, उसके पीछे का प्रारब्ध, उसके जीन्स। जीन्स में फिजिकल कैरेक्टर तो ट्रांसफर होता ही है, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए तो भौतिक आलंबन चाहिए ना, इसलिए माता पिता के शुक्र और रज आलंबन बनते हैं। और वो जो आत्मा आता है वो पीछे का अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। तो आत्मा का पीछे का प्रारब्ध और इस जन्म के भी जो जीन्स हैं, वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते। एक, उसका प्रारब्ध और उसके कुलवंश, ये एक। दूसरा, वातावरण, इन्वायरमेंट। तीसरा, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण। और चौथा, स्वयं का पुरुषार्थ। ये 4 बड़ी चीजें हैं। जिसका प्रारब्ध ऊंचा होता है और जो अच्छे कुल वंश में जन्म लेता है, उस कुलवंश में कितनी समृद्धि है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितने ऊंचे संस्कार हैं, कितना ऊंचा आचरण है उस कुल का, यह महत्वपूर्ण है। तो एक, हमारा प्रारब्ध और हमारा कुल ये ऊंचा होना चाहिए। वातावरण बहुत पवित्र होना चाहिए। प्रशिक्षक, आचार्य, आचारम ग्राह्यते आचनोति अर्थान बुद्धिम वा, वो आचार्य होता है। माने प्रशिक्षक और प्रशिक्षण बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए। ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग, ये वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, ये बहुत ही डिवाइन होनी, दिव्य होनी चाहिए। और चौथा, स्वयं का पुरुषार्थ। ये 4 चीजें जहां मिल जाती हैं वहां दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और दिव्य व्यक्तित्व से युक्त नेतृत्व जब इस देश में होगा, सभी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जब दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व होगा। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज से नेतृत्व नहीं आना चाहिए हमारे देश में। और मैंने तो देश और दुनिया के जहां लाखों लोगों से बात की और करोड़ों लोगों के कार्यक्रम किए हैं, वहीं दुनिया के जो टॉप पावरफुल लोग हैं, जिनके पास में अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी है, उनसे मैंने सीधी बात की है, उनके जीवन को मैंने देखा है। बड़े व्यक्तित्व, माने जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से बहुत बड़ा साम्राज्य, एम्पायर खड़ा किया हो, ऐसा कोई हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से नहीं निकला। वो तो साधारण घरों से पैदा हुए, माने कुलीन घरों से ऊंचे प्रारब्ध लेकर के आए। तो जो कुलीन बच्चे हैं, माने जिनके माता पिता का श्रेष्ठ आचरण है,
माता यस्य धार्मिकी, पिता च यस्य चरित्रवान, गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचरेत। माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिका। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि माता जिसकी पतिव्रता, पिता जिसका धर्मशील, धार्मिक, चरित्रवान, ऐसे कुलीन माता पिता जिन्होंने अपने दिव्य संकल्पों से दिव्य संतति को उत्पन्न किया है, उनको हम, और जिनके अच्छे कुल होते हैं उसमें अच्छी प्रारब्ध वाली ही संतानें पैदा होती हैं। यह भगवान का विधान है और यह सत्य है, इसमें मुझे कोई आशंका नहीं है। यदि आप कुलीन हैं, यदि आपका कुल चरित्रशील है, तो आपके घर में अच्छे ही प्रारब्ध वाली संतानें उत्पन्न होंगी। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं, एक एक क्षण हम जीवन में पुरुषार्थ करें, उसी से हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। और वो एक एक क्षण की इकाई देखने में बहुत छोटी लगती है, और उसी से ही महान व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व, जिसमें सफलता भी हो और जिसमें साधना भी हो, जो भीतर से और बाहर से उन्नत हो। आज जो शिक्षा की आप दशा देख रहे हैं, उसमें यदि ट्रांसफॉर्मेशन को तो भूल जाइए, इंफॉर्मेशन के स्तर पर भी जो हो रहा है, और फिर जो व्यक्ति कर रहा है, माने डॉक्टर बनकर के डॉक्टर क्या कर रहा है, इंजीनियर बनकर के इंजीनियर कर क्या रहा है, पॉलिटिशियन बनकर के पॉलिटिशियन कर क्या रहा है, बिजनेसमैन बनकर के बिजनेसमैन क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव्स बनकर के जो IAS IPS हैं या दूसरे और जज आदि की जो भी नेतृत्व की भूमिका में हैं, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, वो लोग कर क्या रहे हैं आप देख रहे हैं। इंसान कहां खड़ा है, वह अपने साथ क्या कर रहा है, इस प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, इस समष्टि के साथ क्या अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसलिए यह आचार्य कुलम की आवश्यकता है। और इस का स्वरूप हमने तय किया है कि आचार्य कुलम में अभी तो हमने CBSE का पाठ्यक्रम लगाया हुआ है, और उसके साथ हम वैदिक शिक्षा एडिशनल पढ़ाते हैं, जिसमें वेद, दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, जो पाणिनि व्याकरण है, माने जो हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा है, आर्ष ज्ञान परंपरा, उसकी शिक्षा दीक्षा देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मोदी जी की सरकार है और मोदी जी से हमारे अनन्य संबंध हैं, और हमारी इस बात पर सहमति है कि शिक्षा में एक अभिनव क्रांति होनी चाहिए, जो मैकाले की शिक्षा को हम ढो रहे हैं, इसके स्थान पर अब एक भारतीय शिक्षा पद्धति, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो कैसे लागू हो। तो उसके लिए इस देश में यद्यपि करीब सैकड़ों बोर्ड बने हुए हैं, स्टेट बोर्ड अलग अलग हैं, फिर और भी कुछ बोर्ड बने हुए हैं, एक CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना हुआ है। तो हमने ये तय किया कि हम एक CBSE से भी उन्नत स्तर का, क्योंकि CBSE में साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, लेकिन जो है उसमें हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री नहीं है, सत्य इतिहास नहीं है, भारतीय इतिहास नहीं है। ज्ञान विज्ञान में अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान का समावेश नहीं है, संस्कृत में अपनी पूरी संस्कृति, और अंग्रेजी में भाषा अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भारतीयता नहीं है। अंग्रेजी में भाषा विदेशी हो लेकिन उसके भाव तो स्वदेशी हो, वो नहीं है। तो CBSE से भी उन्नत कोटि का, उससे भी और उच्च स्तर का, उससे भी सुपीरियर, उससे भी डिवाइन, ये नया पाठ्यक्रम होगा। यह मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में एक नई क्रांति का एक शुभारंभ होगा। आचार्य कुलम के सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में और उसकी मान्यता के बारे में मैंने तो थोड़ी बातें कही है। उसकी शिक्षा के स्वरूप के बारे में मैंने बात कही है। इन सारे आचार्य कुलम की जो सारे जितने भी विद्यालय होंगे, ये शिक्षा के विद्या के केंद्र होंगे, इनका
संचालन, इनका पूरा का पूरा नेतृत्व हरिद्वार की ओर से होगा। मैं स्वयं उसमें अपना सर्वाधिक समय दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि व्यक्ति होगा आदर्श, व्यक्ति चाहे दिव्य होगा तो सब कुछ दिव्य होगा। व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और एक व्यक्ति जब अपनी पूरी शक्ति, पूरे पुरुषार्थ से खड़ा होता है तो क्या नहीं बदल जाता, वो सब कुछ होना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, जहां मैं स्वयं अपना अधिकतम समय दूंगा इस कार्य के लिए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव, और ऐसे 100 से ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान इस देश के, जो बहुत प्रामाणिक जिनका व्यक्तित्व है और जिनमें अप्रतिम प्रतिभा है, क्षमता है, सामर्थ्य है, योग्यता है, ऐसे महापुरुष इस कार्य को नेतृत्व देंगे। तो मैंने कहा इसका हेड ऑफिस पतंजलि पीठ में होगा, इसको मान्यता यहां से दी जाएगी। जैसे सीबीएसई से मान्यता लेते हैं, तो ऐसे एक नया बोर्ड होगा, और उस बोर्ड का संचालन जो है एक सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। उस सोसाइटी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, और इसके माध्यम से, और इसमें राष्ट्र के सभी शीर्ष व्यक्तित्व जो शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श कार्य कर रहे हैं, वो उन सब की भी इसमें भागीदारी होगी। बहुत कुछ होगा, और जो विश्व स्तर पर भी जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में जो भी श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हैं, उन सब का भी इसमें सहयोग होगा। ये तो मैंने आचार्य कुलम के एक ब्रॉड विजन की बात की आपसे, और उसकी मान्यता की बात की। फिर स्थानीय स्तर पर यह जो आचार्य कुलम होगा, उसके लिए संचालन के लिए एक कमेटी होगी। वहाँ आचार्य, प्राचार्य, अध्यापकगण, उनको भी सीबीएसई या उससे ज़्यादा सारे के सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो उससे भी और ज़्यादा उन्नत होंगे। माने वेतनमान से लेकर के, उनके टीचिंग्स मेथड्स से लेकर के, और इनको हम डे बोर्डिंग बनाएंगे। जैसे आचार्य कुलम तो रेसिडेंशियल है पूरा इस समय जो चल रहा है, आचार्य कुलम यहाँ आवासीय शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन क्योंकि सभी स्थानों पर आवासीय बनाना कठिन हो सकता है, देश में 10-20 बनाने के बारे में हम आगे सोचें, जहाँ ज़्यादा भूमि की उपलब्धता होगी, कम से कम 10 एकड़ या उससे अधिक जहाँ भूमि की उपलब्धता होगी, संसाधनों की उपलब्धता होगी, और वैसे व्यक्तित्व होंगे उसके संचालन करने के लिए। क्योंकि आवासीय शिक्षण संस्थान चलाना ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। माने घर में जैसे आप 1-2 बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही आपको सैकड़ों, हजारों जो भी बच्चे वहाँ रह रहे होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, और उनकी हिफाजत से लेकर के, उनके आहार से लेकर के, उनके विचार, संस्कार, भाव, चेतना, सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आवासीय शिक्षण संस्थान तो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी हम स्वीकार करेंगे, जहाँ 10-20 जगह आवश्यकता होगी उसको खोला जाएगा। लेकिन अधिकतम जो है शिक्षण संस्थान वो डे बोर्डिंग वाले होंगे। माने लगभग सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक करीब 12 घंटे हमारे पास विद्यार्थी रहेंगे, और उनको योग साधना से लेकर के, ध्यान उपासना से लेकर के, अग्निहोत्र आदि से लेकर के, जो अपनी प्राचीन परंपराएं हैं उनका भी उनको प्रशिक्षण देंगे। हमने कहा शिक्षा, संस्कार, अभ्युदय, निश्रेयस, ये हमारे इस दिव्य व्यक्तित्व के निर्माण के आधारशिलाएं होंगी, और इस दिशा में ये डे बोर्डिंग के रूप में सारे विद्यालय काम करेंगे। उसमें हमने आर्थिक पक्ष को बहुत न्यूनतम रखा है। हमने सोचा है कि एक आम आदमी, एक गांव का किसान, एक मजदूर, जिनको वंचित लोग कहते हैं,
आज तक जिनके लिए किसी ने नहीं सोचा, हम उनके लिए ये सोच रहे हैं। अर्थात एक साधारण मजदूर किसान 1000-2000 रुपए तो अपने बच्चे के लिए खर्च कर ही सकता है, क्योंकि आज 5-7 हजार से ज्यादा तो सभी कमाते हैं। और जो 5-7 हजार करता है वो 1000 रुपए तो व्यसन में खर्च कर देता है। हमारी ये शर्त होगी कि जो माता पिता आचार्य कुलम में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उनका निर्व्यसनी होना जरूरी होगा, और वो निर्व्यसनी हो जाएंगे तो उनके 1000-2000 रुपए की तो सेविंग हो जाएगी। तो एक बहुत ही सामान्य सहयोग राशि, हम उसको फीस नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि इसमें शुल्क और की तो बात तब आएगी ना जब, क्योंकि डे बोर्डिंग में जिस लेवल का आचार्य कुलम होगा उस लेवल के इस देश में जो विद्यालय चल रहे हैं वो 50,000 रुपए से लेकर के और 1.5 लाख रुपए तक डे बोर्डिंग वाले स्कूल ले रहे हैं एक बच्चे से। इसमें दोपहर का भोजन भी होगा, शाम को उनका अल्पाहार होगा, तो ये एक लंबी व्यवस्था होगी। तो मैं आपसे बात कर रहा था, इस प्रक्रिया में जो है ये डे बोर्डिंग का ये स्कूल होगा, और इसमें पतंजलि पीठ भी सहयोग करेगा। भाई अनिल अग्रवाल जी से मैंने बात की, जो वेदांता के मालिक हैं, और उनकी बहुत गहरी निष्ठा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, और उन्होंने इस बात के लिए अपनी सहमति दी कि जितने भी आचार्य कुलम बनेंगे, हमने प्रथम चरण में रखा कि हर एक जिले में कम से कम एक आचार्य कुलम बने, अर्थात लगभग 500 आचार्य कुलम पहले चरण में बनने चाहिए। फिर 5000 से ज़्यादा तय, इसलिए वहाँ तक हम इसको लेकर के जाएंगे, लेकिन पहले चरण में हम ये सोचें कि एक जिले में एक आचार्य कुलम। अब मेरे सामने जो प्रस्ताव आ रहे हैं, हो सकता है किसी जिले मुख्यालय में ना बन करके किसी बड़ी तहसील में भी हो सकता है और किसी बड़े गांव में भी हो सकता है, लेकिन हमने पहला टारगेट लिया है कि एक जिले में एक हो। पहले 500 आचार्य कुलम का टारगेट पूरा हो जाए, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। खैर, तो इसमें डे बोर्डिंग की व्यवस्था रहेगी, दोपहर का उसमें भोजन भी होगा, शाम का अल्पाहार भी होगा, और उन विद्यार्थियों का फिर पूरा व्यक्तित्व की विकास का जिम्मा रहेगा, उनके खेल कूद से लेके उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के सारे पुरुषार्थ उसमें किए जाएंगे। खैर, तो ये डे बोर्डिंग वाला होगा। इसमें जो है अब इसका निर्माण कैसे होगा, इसके लिए भूमि की क्या अपेक्षा रहेगी, और इसमें पतंजलि पीठ का क्या सहयोग रहेगा। और भाई अनिल अग्रवाल जी जैसे जो महानुभाव हैं, ये तो एक व्यक्तित्व मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप 500 आचार्य कुलम बनाते तो 500 आचार्य कुलम के लिए मेरा सहयोग रहेगा। तो हम ये प्रारंभिक दृष्टि से सोचें तो करीब 3 से 5 करोड़ रुपए डे बोर्डिंग वाले एक आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए तो बजट होना ही चाहिए। इसमें जो है मैं 3 तरह का सहयोग सोचता हूँ, एक पतंजलि योगपीठ, एक भाई अनिल अग्रवाल जी जैसे व्यक्तित्व, और जहां वह आचार्य कुलम खुलेगा वहां के स्थानीय लोगों से हम सहयोग लेंगे, क्योंकि ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये सेवा है। और मैं एक पहलू और भी बता देता हूं, 10 परिवार यदि पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो मानो वो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। 10 परिवार यदि पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने व्यवसाय के लिए ये पतंजलि आयुर्वेद स्वदेशी का अभियान नहीं चलाया, हमने सेवा के लिए चलाया। इसलिए हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति पतंजलि के उत्पाद अपनाए और राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र की सेवा के इस कार्य में अपने आहुति डाले। तो पतंजलि आयुर्वेद से हम इस कार्य में मदद लेंगे। भाई अनिल अग्रवाल जी जैसे जो दानी महापुरुष हैं, जिन्होंने कितना बड़ा संकल्प किया भारत के ज्ञात इतिहास में। पहले हम भामाशाह आदि की कहानियां सुनते रहते, कर्ण आदि की कहानियां सुनते रहते, लेकिन वर्तमान भामाशाह, वर्तमान कर्णवीर, दानवीर कर्ण की तरह किसी ने यदि बड़ी पहल की तो अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि मैं 75% अपनी आमदनी का समाज सेवा में लगाऊंगा, समाज के, राष्ट्र के मंगल के लिए लगाऊंगा। इस समष्टि ने जो मुझ पर उपकार किए, जो मैं बार बार कहता हूं कि सारा अस्तित्व हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमारा अस्तित्व भी सबके लिए होना चाहिए। पहले चरण में 5 लाख बच्चों को हमारा पढ़ाने का संकल्प है,
और बाद में धीरे धीरे 5 लाख से 5 करोड़ 10 करोड़ बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और भगवान ने जो हमें सामर्थ्य दिया है उसको पूरा सेवा में लगाएंगे, चाहे ज्ञान का सामर्थ्य है, चाहे वो सामाजिक सामर्थ्य है, चाहे राजनीतिक सामर्थ्य है, चाहे आर्थिक सामर्थ्य है, जो भी हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी वैश्विक जो भी सामर्थ्य है हमारा, क्योंकि आज मैं ये मानता हूं कि मेरे मात्र 2 हाथ नहीं, आज हजारों लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं, तो उन सबको हम इस सेवा में लगाएंगे ना, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो फिर मैंने कहा इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, तो बाकी तो फिर बातें और कर लेंगे। स्थानीय स्तर पर इसकी संचालन समिति होगी, उसमें वहाँ के जो सहयोग करने वाले मुख्य व्यक्तित्व होंगे और जिनमें सामर्थ्य होगा इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाने का, जिनका अनुभव होगा, उन्हें सबको लिया जाएगा इस पूरे अनुष्ठान में, क्योंकि स्थानीय कमेटी ही इसका पूरी तरह से संचालन करेगी। हाँ, गाइडलाइन यहाँ से तय होगी, पूरा सिलेबस वो आपको दिया जाएगा, वो सब कुछ होगा। हाँ, जो टीचर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग भी करीब करीब 1 साल भर की ट्रेनिंग उनकी यहाँ पर होगी, उनके बाद उनको वहाँ नियुक्त किया जाएगा। बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब मैं सार रूप में बता रहा हूँ कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो महानुभाव, अभी मेरे से बहुत लोग आके मिल चुके हैं जब से मैंने इस अभियान को जो है प्रमुखता से लिया है, इसको मैंने हम टॉप प्रायोरिटी पर हमने इस कार्य को लिया है। 3 मुख्य कार्यों पर हम फोकस कर रहे हैं। एक शिक्षित भारत और स्वस्थ भारत अभियान तो चल ही रहा है, और उसमें तीसरा स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उसके लिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का ये सारा अभियान। और तीसरा शिक्षित भारत, शिक्षा संस्कार, वैदिक ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा, वैदिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा का एक दिव्य संगम। तो इस कार्य को जब से मैंने प्राथमिकता दी तो हमने कहा पूरे देश भर से लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग यहाँ आकर के मिल रहे हैं, मुझसे गांव के लोग आके मिल रहे हैं कि स्वामी जी हम 5 एकड़ जमीन देंगे, हम 10 एकड़ जमीन देंगे इस कार्य के लिए। लोग इंडिविजुअली आकर के मिल रहे हैं। कुछ गांव के लोग सामूहिक रूप से, कि हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के लोग आए मेरे पास, बोले स्वामी जी हमारे पास में आधा एकड़ जमीन है, क्योंकि पहाड़ में जगह की कमी होती है और प्लेन लैंड बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हम 5-6 व्यक्ति, पूरा गांव के प्रतिष्ठित लोग मिले, बोले जी हमारे गांव में एक भी व्यक्ति कोई नशा नहीं करता है। हमने संकल्प लिया था एक बार एक आयोजन में कि हम अपने गांव में कोई नशा नहीं करेंगे। तो हम सारे गांव के लोग आए हैं, हम आपको 10 एकड़ जमीन देते हैं, वहां आप आचार्य कुलम बनाइए। मुख्य प्राथमिकता हमारे पहले बड़ी आबादी वाले केंद्र होंगे और वहां पर आप जमीन दे सकते हैं। और जमीन देने में जो भी जो है आचार्य कुलम का मुख्य द्वार होगा, मुख्य भवन होगा, वहां आचार्य कुलम के भूमिदाता, उसके रूप में जो है सबसे ऊपर भूमिदाता का नाम लिखा जाएगा। अथवा कोई खरीद करके भूमि देता है, अपने माता पिता, अपने कुलवंश के नाम से, अपने संस्थान के नाम से, कोई अपनी कंपनी के नाम से भूमि देता है, या कोई अपने माता पिता के नाम से, इस क्योंकि ये धर्म कार्य है। ये तो देखो, जो हम इस जीवन में कमाते हैं और जो यहां हम उसका उपयोग कर लेते हैं वो तो यहीं रह जाता है। ये आपकी स्थायी पूंजी होगी, ये अगले जन्म में जाने वाली पूंजी है जो आप सेवा करते हैं, ये आपका परमानेंट एसेट है। बाकी तो एसेट्स आपके सब यहीं रह जाते हैं। जो भाई बहन ये चाहते हैं कि हमारा ये जन्म भी अच्छा हो, अपने आंखों के सामने कुछ हम बड़ा कर पाएं छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए, तो बहुत लोग जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हमें कुछ ऐसी सेवा बताओ कि जिंदगी को एक बहुत ऊंचा मकसद मिल जाए। तो जो भाई बहन ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी को कोई बड़ा मकसद मिल जाए, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि इस काम में आगे आ सकते हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के 1000 बच्चों का जीवन बनता है तो एक व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति थे, महर्षि दयानंद एक व्यक्ति थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण एक मानव थे, और उन्होंने जो है उनके भीतर का महामानव जगा। ये सारे हमारे ऋषि मुनि ये व्यक्ति तो थे। और आज मैं आपके सामने एक अकिंचन फकीर बैठा हूं, मैं भी तो ऐसे ही एक गुरुकुल में पढ़ा हूं। श्रद्धाचार्य बालकृष्ण जी तो एक साधारण गुरुकुल में पढ़े, हम सब लोग। और इस देश में चाहे वो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो देश के वजीर हैं, या इस देश का एक फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, साधारण घरों से हम लोग आए हैं, अनपढ़ माँ बाप के घरों से। माने झाड़ू पोछा से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के हमने सारे काम किए हैं, वहां से हम लोग आए। हमें अपना अतीत याद है, और अतीत व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए।
तो मैं आपसे बात कर रहा था। और इससे पहले हम भूमि नहीं लेते थे। मेरे पास में कहीं 100, कहीं 1000, कहीं 10,000 और बाहर तो लाखों लाखों एकड़ जमीन देने के प्रपोजल्स आए। मैंने सब रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन अब हमने तय किया कि हम इसको स्वीकार करेंगे। और ये मात्र विद्या का ही केंद्र नहीं बनेगा। पहले जैसे मंदिर जो होते थे वो विद्या के केंद्र होते थे, व्यापार के केंद्र होते थे, शिक्षा संस्कार के सबके केंद्र होते थे, ऐसे ही ये विद्या के केंद्र होने के साथ 16 संस्कार कैसे हो, पंचमहायज्ञों का प्रचार कैसे हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे हो, ये सारे सेवा के और संगठन के सारे जो कार्य चल रहे हैं, योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, ये संस्कारों के, ये सब कार्य चलेंगे वहां से। उसका भी एक केंद्र होगा, उसके लिए भी एक जो है इसमें स्थान दिया जाएगा और इसके साथ जुड़ा हुआ प्रकल्प होगा। खैर, तो जो अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने संस्थान के नाम से, जैसे किसी का कोई बिजनेस प्रतिष्ठान है, किसी की बहुत बड़ी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे लोग अभी भी मेरे से मिल रहे हैं जिनका किसी का 25 करोड़ का, किसी का 50 करोड़ का, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है। बाबा जी, 1 साल का हम 10% भी हमने निकाला तो हमारा 10 करोड़ हो जाता है। हमारा 25 करोड़ टर्नओवर है, हमारा जो है 10% हमारी बचत है तो हमारा 2.5 करोड़ एक वर्ष की आमदनी हम दे देंगे। क्या लगता है हमें इस काम में सहयोग करना, कंट्रीब्यूट करना है? तो अपने संस्थान के नाम से, अपने माता पिता, अपने बच्चों के नाम से, अपने एक स्वयं के नाम से। कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले हैं, जिनको कोई संतान नहीं है, जिन्होंने या तो शादी नहीं की है, ऐसे अविवाहित है, अथवा शादी तो हुई लेकिन संतति नहीं हुई, तो कोई बात नहीं ना। अरे हमें कौन सी औलाद है, हमने तो विवाह ही नहीं किया, तो औलाद का प्रश्न कहां था। लेकिन हम प्रसन्न है ना, और भगवान हमें निमित्त बना करके कितनी सेवा करें। सारी औलादें तो अपने ही है ना, जो छोटे बच्चे वो अपने ही बच्चे हैं, बड़े हैं माता पिता समान है, सब हम उम्र वाले हमारे भाई बहन है। कहां अकेलापन जिंदगी में? जीवन तो सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, कृतज्ञता से, पुरुषार्थ से भरा हुआ होना चाहिए। तो आप यदि अविवाहित हैं और यदि विवाहित हैं और आपको संतति नहीं है, तो आप 1000 बच्चों के मां बाप बनिए ना। 1-2 औलादों के माता पिता कहलाने में क्यों गौरव अनुभव करते हो? हमारी तरह से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों औलादों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक माता पिता की भूमिका में आइए, तो आप इस काम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भूमिदाता के रूप में। तो वो जो भी भाई बहन इसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, इस ज्ञान यज्ञ में अपने सहयोग की आहुति दे करके इस ऋषियों के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को ऋषियों का देश बनाना चाहते हैं, वो इस काम में आगे आए। और देखो, हम तो हरिद्वार में होंगे, हाँ, पूरे जितने भी आचार्य कुलम प्रारंभ में 500, बाद में 5000 भी होंगे, तो उनको सबको, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सबको यहाँ पतंजलि योगपीठ से जोड़ा जाएगा। माने अभी प्रारंभिक दृष्टि से उसका मुख्यालय हरिद्वार सोचा, हो सकता है एक बहुत बड़ा आचार्य कुलम दिल्ली में भी बने, फरीदाबाद, या फिर और दूसरे स्थानों पर भी होगा, तो हो सकता है दिल्ली भी इसका केंद्र हो सकता है बाद में। पहले जैसे शायद अजमेर सीबीएसई का पहले केंद्र था, बाद में अभी दिल्ली उन्होंने मुख्यालय बनाया सीबीएसई वालों ने। खैर, ये तो ऑटोनोमस बॉडी होगी सीबीएसई की तरह ही, तो लेकिन उससे भी उन्नत कोटि का ही बोर्ड होगा। खैर, मैं बात ये कर रहा था कि उनको सबको फिर जोड़ा जाएगा, जो है हरिद्वार से या दिल्ली से, जहाँ भी आचार्य कुलम का मुख्यालय होगा वहाँ से। और वहाँ से मैं स्वयं और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव, श्रद्धेय आचार्य बागसी जी महाराज और तमाम वो देश और दुनिया के जो बड़े जो है शिक्षाविद हैं, उन सब का भी लाभ सबको मिलेगा। जब हम एक आस्था का उपयोग करके और करोड़ों लोगों को योग सिखाते हैं, सकते हैं और सिखाया है हमने, तो ऐसे ही जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है आपके घरों तक ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? तो उसको भी जो है बहुत बड़ा एक उसका माध्यम बनाया जाएगा। खैर, तो मैं कह रहा था, आप भूमि के रूप में, भवन के रूप में, और इसके संचालन के लिए भी जो पूर्णकालिक अपनी सेवाएं देना चाहेंगे, हम वहाँ उनको वहीं रखेंगे।
माने हमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी इसमें चाहिए, जो केवल अपना जो है जीवन इसी के लिए अर्पित करना चाहते हैं। क्या ऐसे हम यहाँ भी तैयार कर रहे हैं। हम ऐसे वेद शास्त्रों के विद्वान, ऐसे सेवाव्रती भाई, ऐसे व्याकरणाचार्य, ऐसे दर्शनाचार्य, ऐसे वेदाचार्य, ऐसे व्याकरणाचार्य, ऐसे अपने उस ऋषि ज्ञान परंपरा में शिक्षित दीक्षित महान विद्वान धर्मात्मा योगी यहाँ तैयार कर रहे हैं। हम एक आचार्य कुलम में एक व्यक्ति तो पतंजलि योगपीठ से देंगे ही, एक आचार्य आपको हम यहाँ से देंगे। आचार्य कुलम में तो एक आचार्य चाहिए ना, तो वो एक आचार्य पतंजलि योगपीठ की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जो भी शिक्षक होंगे उनकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। खैर, तो मैं कह रहा था आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी उसमें अपनी सेवा दे सकेंगे। जो आचार्य कुलम के सराउंडिंग जितने भी गाँव होंगे, तहसीलें होंगी, वहाँ से स्कूल बसें लगाई जाएंगी जो लगाई जाती हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की ही जाएगी। तो वो तो एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा रहेगा। तो उसमें आप स्कूल बस अपने माता पिता, अपने परिवार के नाम से दे सकेंगे। ऐसे बहुत से ऑप्शंस होंगे आपके सहयोग के। लेकिन जो है मैंने कहा भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन, और अपनी कुछ रिटायर्ड टीचर्स हैं वो अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और जो शिक्षाविद नहीं है वो भी, वहाँ अलग अलग प्रकार की सेवाएं होंगी, क्योंकि हर एक आचार्य कुलम अपने आप में एक आदर्श होगा। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं होंगी। एक आचार्य कुलम में मैंने देखा है औसत रूप में, अब जैसे हमारे यहाँ 400 भी बच्चे हैं, तो उनकी सेवा में कम से कम 100 लोग होते हैं, माने 4 बच्चों के ऊपर एक व्यक्ति होता है सेवा में। तो वहाँ यदि ये 1000 बच्चों का आचार्य कुलम होगा, जो क्लास 1 से हम शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड 1 से हम शुरू करेंगे, 1 से 5, और उसका नया पाठ्यक्रम होगा। उसका पूरा प्रशिक्षण का हम उनको ट्रेनिंग यहाँ से देंगे, टीचर्स को भी ट्रेनिंग यहाँ से दे करके भेजेंगे। उसका एक बहुत ही उच्च कोटि का सिलेबस होगा, वो सब चीज़ें तो होंगी। तो आप इसमें मैंने एक जो है 4 से 5 बच्चों पर एक स्टाफ, क्योंकि यहाँ रेसिडेंशियल है इसलिए ज़्यादा होता है, वहाँ नॉन रेसिडेंशियल भी है, तो भी उसमें 10 पर मान लीजिए, तो भी 1000 बच्चे हैं, तो कम से कम 100 लोग वहाँ सेवा वाले चाहिए। तो उसके लिए उनकी सेवाएं भी लेंगे हम। तो इस तरह से भूमि के रूप में, भवन के रूप में, वाहन के रूप में, और अपनी सेवा के रूप में, आर्थिक आहुति आदि के रूप में अलग अलग तरह से आप सेव कर सकेंगे। उनमें हम कुछ तय करेंगे कि जो है उनमें भी जो है एक स्वरूप बनाएंगे हम, माने मेंबर्स बनाएंगे हम कमेटी के। तो कमेटी जो मेंबर्स होंगे उसमें हम 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख 11 लाख, जैसा जहाँ जिस क्षेत्र में लोगों की इनकम है उसके आधार पर हम ये तय करेंगे। तो कमेटी मेंबर्स होंगे, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, कार्यकारिणी के लोग होंगे, उनकी उस तरह से आपको उसमें, और आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि ये कार्य मतलब एक दान दिया और फिर बस अलग हट गए, नहीं, आपको जोड़ करके रखेंगे। और आप जो उसके सदस्य होंगे उनके माध्यम से उनके गांव के, उनके जो है परिवार के ऐसे लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एडमिशन जो है उसमें जो है उन मुख्य रूप से उन बच्चों के ज्ञान के स्तर को भी परखा जाएगा। क्लास 1 स्टैंडर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्लास 1 से 5 तक बच्चों में प्रतिभा तो होती है, उनको अवसर नहीं मिलता है। खैर, तो उन जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसमें भी हमने एक नेम रखने का सोचा है कि हम बच्चों को तैयार करें और घर में जाके उनको गलत संस्कार मिलें, तो ये तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए माता पिता को भी हम सप्ताह में वहाँ पर एक बार बुलाएंगे और उनको भी ट्रेनिंग देंगे। तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे और बच्चों के माँ बाप को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक माँ बाप नहीं सुधरेंगे बच्चे कैसे सुधर सकते हैं। आचार्य कुलम से आपके कुलवंश तक को हम कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे उस जो है वापस जो हम एक आदर्श भारत के, दिव्य भव्य भारत की, आध्यात्मिक आर्थिक शक्ति संपन्न भारत की, सबके अभ्युदय श्रेष्ठ की कामना करते हुए जो एक बहुत अच्छा देश बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये कार्य होगा। तो इसमें जो भी इस कार्य में मदद करना चाहते हैं वो पतंजलि योगपीठ आ सकते हैं, और उससे पहले आप 0133424008 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब इस कार्य के लिए आगे आएंगे और आचार्य कुलम की इस राष्ट्रव्यापी योजना में अपनी आहुतियां देंगे। आचार्य कुलम शब्द के उच्चारण मात्र से राष्ट्रवाद की, भारतीय संस्कृति की प्रखर भावना का
अनुभव होता है। आचार्य कुलम यह श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा रोपित वह पौधा है। आने वाले समय में यह देश की शिक्षा व्यवस्था को तय करने में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं, भावनाशील हैं, कार्यशील हैं, राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला से वो प्रज्वलित रहते हैं, निश्चित ही अब भारत का भाग्योदय होगा और यह देश महान बनेगा। भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। पूरी दुनिया को भारत जीवन जीने की शिक्षा को सदियों से जो सिखाता रहा है, पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होकर के दुनिया को मार्ग दिखाने का काम भारतवर्ष करेगा। भारतवर्ष के अंदर ऐसे गुरुओं को तैयार करने का काम आचार्य कुलम जैसे शिक्षण संस्थाओं के द्वारा पूरे देश में इस सुविधा को बढ़ा करके वहाँ से संभव होगा। इस तरह की आशा रखता हुआ आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम। कोई अतिथि घर में आता है तो उसका जो है मंत्र पुष्प के द्वारा पूर्ण कुंभ स्वागत किया जाता है। उत्तर भारत में परंपरा लगभग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब कोई आचार्य कुलम में आता है तो उसको वैदिक युग की यादगार ताजी हो जाती है। और वेदों में अलग अलग सूक्त हैं, श्रद्धा सूक्त है, अग्नि सूक्त है, और उन सूक्तों के अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग ऋषि होते हैं, अलग अलग छंद होते हैं। तो इन बच्चों को, जो मैं क्षमा पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर भारत में अक्सर जो मंदिरों में पंडित जो मंत्र बोलते हैं उसमें 99% अक्सर अशुद्ध होता है, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको वैसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता है। यदि हमारे आचार्य कुलम के बच्चे मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपको लगेगा कि ये बच्चे तो आज जिनको हम पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उनसे ज्यादा आगे तो ये पहुंच चुके हैं मात्र 1-2 सालों में। और ये सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां ऐसे वेद की ऋचाओं में उनको सस्वर, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो उनके स्वर होते हैं, उनके छंद होते हैं, उसी तरह से इसमें निपुण हैं। तो इनको वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दीक्षा में दीक्षित करने वाले सभी हमारे आचार्य गणों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। देश कैसे बदलेगा, व्यक्ति व्यक्ति में देवत्व कैसे प्रकट होगा, हम सब ऋषिकाओं की संतानें, हम सब अमृत के पुत्र पुत्रियां, भगवान की संतानें, उस भगवत्ता को कैसे उपलब्ध होंगे, ये सबके मन में एक चिंता रहती है कि क्या उस वैदिक युग की पुनरावृत्ति होगी, क्या ऋषियों के सपनों का भारत बनेगा, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनेगा, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा, क्या हम गौतम कणाय जमनी पाणिनि पतंजलि अत्रि भृगु वशिष्ठ आदि जिन ऋषियों के हम नाम लेते हुए गौरव अनुभव करते हैं, क्या वैसे ही ऋषि इस धरती पर हमें दोबारा देखने को मिलेंगे? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वैसे ऋषि दोबारा से आप इस देश में देख सकेंगे, जिनमें ज्ञान और विज्ञान दोनों ही शिखर पर होंगे, जिनका ज्ञान और जिनका जीवन दोनों ही बहुत उन्नत होंगे। मैं कई बार कहता हूं, जब यहां वेद पढ़ाए जाते हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण शास्त्र पढ़ाया जाता है, तुम कहते हैं पतंजलि ने व्याकरण की रचना की, महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की। ये सब अलग अलग संदर्भों में आप सुनते रहते हो। तो क्या अब नए शास्त्रों की रचना संभव नहीं है? तो मैं आश्वस्त हूं कि जैसे अपने प्राचीन शास्त्रों पर हम गौरव करते हैं, ऐसे आने वाले समय में नए शास्त्रों की रचना भी इस भारत भूमि से होगी, नई संहिताओं की रचना भी होगी। हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तो देखते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक आदर्श कार्य पतंजलि पीठ से हो रहा है, योग के क्षेत्र में, ऐसे ही दर्शन के क्षेत्र में, ऐसे ही ज्ञान विज्ञान के विविध आयामों में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आप उस भारतीय ऋषि परंपरा को पुनः जीवंत तो होता हुआ देखेंगे। और इसका एक रोड मैप हमने तैयार कर लिया, एक मास्टर प्लान जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। हम इस भारत में आध्यात्मिकता को और
भौतिक समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को ही शिखर पर देखना चाहते हैं और भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति दोनों रूप में सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहते हैं। वो हमारा ध्येय है। आगे अब हमने 3 बड़े लक्ष्यों पर स्वयं को और पूरे पतंजलि योगपीठ को, संस्थान को, संगठन को केंद्रित किया है। वो लक्ष्य है स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और स्वच्छ भारत, और मुझे लगता है ये लक्ष्य भी पूरे होंगे। और इन तीनों मुद्दों पर फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे। जो पतंजलि योगपीठ में आचार्य कुलम खुला है, ऐसे आने वाले समय में प्रत्येक जिले में आप आचार्य कुलम को देख पाएंगे। यह आगे की बड़ी घटना होगी। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी क्रांति, जहां वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक दिव्य समन्वय संगम होगा। मैं इस बार अभी जब यूरोप यात्रा पर था, फिर यूके आया, तो देश के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति भाई अनिल अग्रवाल जी, उनसे एक लंबी चर्चा हुई। आचार्य कुलम में क्या हो रहा है शायद हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा वो जानते हैं। मुझसे बोलते थे, आचार्य कुलम में ऐसे पढ़ाते हो, आचार्य कुलम के बच्चों की इतनी बड़ी चोटी है, आचार्य कुलम के बच्चे हवन में ये ड्रेस पहनते हैं, स्कूल में ड्रेस पहनते हैं, वैदिक गुरुकुलम की बेटे क्या कर रहे हैं, वैदिक गुरुकुलम की बेटियां क्या कर रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आंदोलन चल रहे हैं, क्या क्या सेवाएं चल रही है, मेरे से सब बताने लगे। मैंने कहा आप ये सब इतना व्यस्त होने के बाद कैसे जानते हो? बोले मैं हर सप्ताह में 2-3 दिन आस्था जरूर देखता हूं और पतंजलि योगपीठ में क्या चल रहा है इसको हृदय से चाहता हूं कि उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा अनिल भाई इस कार्य में आप कितनी मदद करेंगे? बोले बाबा जी आप जितने आचार्य कुलम खोलना चाहें, 500 खोलो या 5000 खोलो, उसमें जो आप मुझे बोलेंगे वो मैं मदद करूंगा। तो ऐसा बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं। ये मैं पहली बार मंच से बोल रहा हूं, और मंच से बोलने के पीछे कोई अनिल भाई की प्रशंसा करने के लिए नहीं, किसी को प्रेरित करने के लिए भी नहीं, एक सत्य को आवाज देने के लिए, एक भीतर के एक संकल्प को अभिव्यक्ति देने के लिए मैंने बात कही। आज ही बुलंदशहर का एक किसान, शायद तेजपाल उनका कुछ नाम था, ऐसे तो 100 से ज्यादा प्रस्ताव हमारे पास आए, तो आज ही वो भाई बोले मैं मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा किस लिए? बोले मुझे आचार्य कुलम बनाने के लिए जमीन देनी है। मेरी 32 बीघा जमीन है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए की है। मैं वो आपको दान देने के लिए आया हूं और आप इसको स्वीकार कर लीजिए तो मैं अपने आप को धन्य अनुभव करूंगा। एक गांव का साधारण व्यक्ति, फौज में शायद सर्विस करता था, अपनी पुरखों से जो उसको विरासत में मिली वो भूमि, कि मुझे 32 बीघा भूमि, जो एकड़ के हिसाब से बोले तो करीब 5.25 एकड़ से ज्यादा होती है, वो भूमि देने के लिए आए। ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आवासीय आचार्य कुलम शायद कम बना पाए, लेकिन डे बोर्डिंग करीब करीब, इसमें वक्त कितना लगेगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन देश के प्रत्येक जिले में और बाद में यदि संभव हुआ तो प्रत्येक तहसील तक आचार्य कुलम की स्थापना होगी और एक बड़ा परिवर्तन होगा। और इसमें यह परिवर्तन अब क्यों संभव है? क्योंकि हम वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक संगम करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक नया पाठ्यक्रम चाहिए। तो जैसे अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जिसको हम सीबीएसई कहते हैं, उसकी मान्यता लेनी पड़ती है, तभी आप आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चों को दाखिला मिल सकता है। तो हमने कहा अब सीबीएसई से एफिलिएशन जो है इसकी अनिवार्यता ना हो, क्या नया बोर्ड नहीं बन सकता? तो मैंने श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी से इसके लिए कहा, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, उसका एक खाका तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी ही वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक नया सिलेबस भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आप देख पाएंगे। उसके लिए तैयारी चल रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस और उसकी मान्यता लेने के लिए लाइन लगी हुई है। शायद वो दिन भी दूर नहीं होगा जब भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन के लिए लोग लाइन में लगे हुए होंगे और एक शिक्षा में नई क्रांति का जन्म होगा।
भारतीय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे हम अभी सीबीएसई बोलते हैं तो उसमें बीबीएसई हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म उसका। हमने यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है कि बच्चों को सरनेम बोलने से गौरव ना हो, बल्कि अपने नाम और अपने काम से गौरव हो, ऐसे हम उनको संस्कार देते हैं। सरनेमों में भी बहुत जाति और मजहबों के नाम पर बहुत बटा है देश। और मैंने पूछा कि यहाँ बच्चे एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद इसमें भी क्या कर रहे हैं, तो अभी पीछे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कंपटीशन था, उसमें 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 कांस्य पदक आचार्य कुलम के बच्चे लेके आए, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। उससे पहले उत्तराखंड में एक प्रतियोगिता थी, तो उसमें भी 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 जो है कांस्य पदक जो है वो आचार्य कुलम के बच्चे लेके आए, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और 15 बच्चे नेशनल में अभी सेलेक्ट हुए हैं और आगे अभी कई तरह के कंपटीशंस में अलग अलग तरह से। वैसे यह एक बहुत बड़ा मंथन का विषय देश में बना है कि प्रतियोगिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हमने आचार्य कुलम में तय किया है कि आचार्य कुलम में प्रतियोगिताएं तो होंगी, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना पुरुषार्थ जगाने के लिए होंगी। और उस तरह का माइंडसेट हम बच्चों का तैयार कर रहे हैं। खैर, 3 भाषाओं में सब बच्चे धारा प्रवाह बोल सके, इसके लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का इनको पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत कुछ अभी करना है और मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि यहाँ आचार्य कुलम में 5वीं कक्षा के बच्चे इतने ऊंचे विचार और इतने ऊंचे संस्कारों में दीक्षित हो रहे हैं और उनके भीतर इतना धैर्य, इतनी गंभीरता, इतनी प्रामाणिकता। नहीं तो मैं देखता हूं कि यहाँ 100 में से 99 माता पिता जब बच्चों को यहां से छोड़ करके जाते हैं तब आंखों में आंसू लेकर के जाते हैं। उन बच्चों का धैर्य, उन बच्चों का उत्साह, उन बच्चों का साहस देखिए जो 100 में से 99 अपने आंखों में आंसू नहीं लाते हैं। उन बच्चों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी प्रसन्नता, कई बार तो मेरी आंखें नम हो जाती है जब इन बच्चों को देखता हूं। इतने छोटे छोटे बच्चे और अपना सब काम खुद करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे तक निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये भरोसा कीजिए कि जब आचार्य कुलम से आपके बच्चे जाएंगे तो यहां से अपने भीतर देवत्व को लेके जाएंगे, पूर्ण जागृत होकर के, पूर्ण प्रकाशित होकर के जाएंगे। और ऐसे जाएंगे कि लोग उनको देखेंगे कि जीवन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा, ज्ञान हो तो ऐसा, ऐसा बनाना है। ये उम्मीद रखता हुआ, ये अपेक्षा, ये आशा और विश्वास रखता हुआ, क्योंकि उम्मीदों पर ही कायम है ये दुनिया, आशाओं पर जिंदा हैं हम सब लोग। और आशा शुभ की, आशा धर्म की, आशा सत्य की, आशा प्रगति की और आशा देवत्व की, इस धरती को पुनः स्वर्ग बनाने की। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः की। और इस संकल्प के साथ आप सब जुड़े हैं। यहाँ अधिकांश बच्चे वो हैं जिनके माता पिता सात्विक हैं, लेकिन कहीं से कुछ बच्चों में अशुभ आ गया था, तो उसको भी हमने यहाँ दूर किया। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि जिन बच्चों को बचपन से ये कहीं ये बुरी लत लग गई थी, बुरी आदतें पड़ गई थी, उनसे पूछा जाता था तो बच्चे बोलते थे, भाई तुम चुराते क्यों? चुरा करके छुपा तो सकते नहीं, आचार्य कुलम से बाहर कोई जा नहीं सकता। क्योंकि जितनी सुरक्षा शायद कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि के बच्चों को कोई देता होगा, अलग बात है, उनके लिए अलग फोर्स आदि रखी जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुरक्षा पतंजलि योगपीठ के आचार्य कुलम में है। ये आपको गौरव होना चाहिए। वहां से कोई भी बच्चा ना आ सकता बाहर से, ना भीतर से कोई बाहर जा सकता, इतनी बड़ी सुरक्षा है। उस सब के बीच में भी बच्चों ने इन सब बुरी आदतों को छोड़ा, बहुत कुछ परिवर्तन किया, अध्ययन से लेकर के सारे कार्यों में, और आगे इनको बहुत प्रगति करनी है। अपनी बात को इसी संकल्प के साथ विराम देता हूं कि यहाँ ये जो शिक्षा और संस्कार की अभ्युदय और निश्रेयस सिद्ध करके धर्म को अपने जीवन में पूरी तरह से अवतरित करने की यह जो श्रृंखला शुरू हुई है, यह जो अनुष्ठान चल रहा है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सब ऋषिकाओं की, सब वीर वीरांगनाओं की, आचार्य कुलम के बच्चों की भी